BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 16। और आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया जाता है, तो आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट वाला पढ़ते हैं पहले। It protect the financial interest of persons who are not connected with the management of the entity, whether they are partners, shareholders, bankers, financial institution, public at large. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि पर्सन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सी पढ़ते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल इन सेटिंग द लायबिलिटी ऑफ टैक्सेज। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया जाता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि टैक्स लायबिलिटी को सेट करने में वो हेल्प करता है। तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट करते हैं हम, वो हेल्प करता है टैक्स लायबिलिटी को सेट करने में, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। डी है आपका, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल फॉर सेटिंग क्लेम्स रिगार्डिंग हायर वेजेस फॉर बोनसेज, higher wages for bonuses as well as damage to property due to fire or any other disaster. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल होता है क्लेम को सेट करने में, जैसे बोनस के लिए वेज को हाई कर दीजिए, या प्रॉपर्टी आपका डैमेज हो रहा है फायर के कारण या कोई और डिजास्टर के कारण। तो ये एकदम सही बात है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल होता है क्लेम सेट करने में। और किससे संबंधित हो क्लेम होता है, तो बोनस से संबंधित, या प्रॉपर्टी आपका फायर के कारण या अदर डिजास्टर के कारण डैमेज हो जाता है उसके लिए। तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ACD आपका करेक्ट स्टेटमेंट। बी क्या कह रहा है, इट डज नॉट सर्व एज एन एथिकल चेक, गलत। इट डज सर्व, यानी कि फाइनेंशियल जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली क्या सर्व करता है, तो एम्प्लॉय पर एथिकल चेक करता है। किसके लिए, फ्रॉड और एम्बेजलमेंट के लिए। ऑडिटिंग का मेन रूप से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो एक होता है और एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जामिन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में हम एग्जामिन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यह देखने के लिए कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, एरर हुआ है या नहीं हुआ है। बेसिकली सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में ऑडिट किया जाता है ताकि फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट कर सके, प्रिवेंट कर सके। तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव ही है। तो यहाँ पे लिखा है नॉट के कारण ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। यानी कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्या करता है, वो एक तरह से एथिकल चेकिंग प्रोसेस है कि फ्रॉड और एम्बेजलमेंट को वो चेक करना कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट इज रिलेटेड टू। कॉस्ट ऑडिट जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड है। तो आंसर हो गया 2 का सी। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट है। लेकिन कॉस्ट ऑडिट जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड है। आंसर 2 का सी। थर्ड नंबर है, विथ रेस्पेक्ट टू वेरिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 कहता है वेरिफिकेशन मीन्स प्रूविंग द ट्रूथ, बिल्कुल सही। अकाउंट्स बुक को वेरीफाई करने का मतलब हम प्रूव कर रहे हैं किसको, ट्रुथ को प्रूव कर रहे हैं कि हमारा अकाउंट्स बुक ट्रू एंड फेयर बना या नहीं बना है। तो ये एकदम आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट 2 है, वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ बोथ द ऑडिटर एंड द क्लाइंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स बुक का ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी हमने अकाउंट्स मेंटेन किया वो वेरीफाई हो। तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यानी वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है ट्रूथ को प्रूव करना। अब वेरिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है ऑडिटर के व्यू पॉइंट से और बिजनेस के भी व्यू पॉइंट से,
ताकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बन सके। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। थर्ड का बी। 4 नंबर है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अंडर 80C अवेलेबल टू। ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। आप लोग बीकॉम पार्ट 3 में पढ़े होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम क्या करते हैं, टोटल इनकम में से डिडक्ट कर देते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसके अंदर में डिडक्ट होता है, एटीसी में। तो बताना है कि एसएससी का टाइप बताना है, जैसे इंडिविजुअल के लिए है कि फॉर्म के लिए है, कंपनीज के लिए कि सभी के लिए। तो इसको थोड़ा सा हम थ्योरी देख लेते हैं इसका। सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट कौन सा, 1961, प्रोवाइड डिडक्शन ऑन सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर्स। दिस डिडक्शन आर अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। यानी कि ये जो डिडक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का 80C के अंदर है, किसके लिए अवेलेबल है, इंडिविजुअल्स के लिए और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। लेकिन फॉर्म एंड कंपनी इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो ऑप्शन में आपका इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ढूंढो, सिर्फ हिंदू इंडिविजुअल दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो गया ए। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो डिडक्शन मिलता है 80C के अंदर, वो किसके लिए अवेलेबल है, इंडिविजुअल के लिए। फॉर्म और कंपनी एलिजिबल नहीं होता है कि वो 80C के अंदर में डिडक्ट कर सके। तो आंसर 4 का ए हो गया। 5 नंबर है एज पर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इनकम टैक्स में इनकम को 5 हेड में बांटा गया है। पहला हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है आपका प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ है आपका कैपिटल गेन और फिफ्थ है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसे पूछ रहा है कि सैलरी में क्या आएगा, तो सैलरी में बेसिकली सैलरी आता है, जैसे सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाएगा। सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जज, यानी कि ये भी आपका इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाएगा। सैलरी एंड अलाउंसेज रिसीव बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये भी आपका सैलरी टैक्सेबल में आ जाएगा। लेकिन सैलरी इनकम ऑफ एमपी और एमएलए, आप लोग को याद होगा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और एमपी और एमएलए को जो डेली अलाउंस मिलता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो ये आपका जो है वो सैलरी हेड के अंदर में नहीं आता है। पूछा है कौन नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, तो सैलरी इनकम ऑफ एमपी एंड एमएलए, आंसर ए। बाकी तीनों आपका टैक्सेबल सैलरी के अंदर में आ जाएगा। 6 है आपका इन इंडिया जीएसटी केम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2017, ये सही है। इंडिया है चूजन डैश मॉडल ऑफ डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम परचेज करते हैं तो या सेल करते हैं, तो सेल पे जीएसटी है तो एक सी जीएसटी लगेगा और एक एस जीएसटी लगेगा। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जीएसटी लेवी करती है, किस पे, सप्लायर पे। तो ये मॉडल कहाँ का है, यूएसए, फ्रांस, कैनेडियन और चाइना। तो देखो इसका आंसर, इंडिया अडॉप्टेड द कैनेडियन मॉडल ऑफ डुअल जीएसटी। और डुअल जीएसटी में क्या होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये जीएसटी लेवी करते हैं, किस पे, टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज पे। और किस पे लेवी होता है, कस्टमर पे। किस पे लेवी होता है, कस्टमर पे, क्योंकि कस्टमर को ही देना है फाइनली। तो दिस इंश्योर्स अ कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क वेयर बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट शेयर द टैक्स रेवेन्यू व्हाइल मेंटेनिंग देयर रिस्पेक्टिव। मतलब सीधा सीधा समझो कहाँ का है, कैनेडियन। और डुअल जीएसटी का मतलब कि दोनों लेवी करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो आंसर हो गया कैनेडियन मॉडल, 6 का सी। 7 है आपका टीडीएस ऑन पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अंडर सेक्शन 192A। 192A आपका सैलरी पे है कि सैलरी पे टीडीएस कट रहा है। इफ द अग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच पेमेंट टू द पे इज लेस देन, तो नॉट अप्लीकेबल कहाँ होगा, तो पढ़ते हैं थोड़ा सा इसका थ्योरी। अंडर सेक्शन 192A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, TDS is applicable on withdrawal from an employee's provident fund if the total amount of withdrawal exceeds 50,000 and the employee has not completed 5 years of continuous services। लेकिन अगर 50,000 से कम अमाउंट है तो उस पर कोई TDS डिडक्ट नहीं होता है। आंसर आपका हो गया ए।
लेस देन 50,000, अगर 50,000 से कम अमाउंट है तो उस पर TDS अप्लाई नहीं होगा। आंसर 7 का ए। 8 नंबर है, करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड डज नॉट इन्वॉल्व। करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड इनमें से किस में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसका भी थ्योरी देख लो। करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग एक मेथड है और ये मेथड यूज होता है जब एसेट्स का वैल्यू में चेंजेज होगा या कॉस्ट चेंज होगा इन्फ्लेशन के कारण या प्राइस लेवल में चेंजेस के कारण। और करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, जैसे गियरिंग एडजस्टमेंट। गियरिंग एडजस्टमेंट में क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, डेब्ट के थ्रू यानी कि डेब्ट पर इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू फाइनेंस का एडजस्टमेंट करेंगे। डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में क्या होता है, तो डिप्रिसिएशन को एडजस्ट करते हैं करेंट टू रिफ्लेक्ट द करेंट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एसेट्स पे। यानी कि देखो, एक आपका कॉस्ट होगा मान लो और एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है, तो दोनों के हिसाब से निकालते हैं। ये आप पढ़े होगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का क्वेश्चन है ये। कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट में क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एडजस्टमेंट करते हैं टू रिफ्लेक्ट द करेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन लिवरेज एडजस्टमेंट जो है वो आपका करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब कि करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में लिवरेज एडजस्टमेंट कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो आंसर क्या होगा, नॉट इन्वॉल्व पूछा है ना, लिवरेज एडजस्टमेंट। करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में हम लोग ये गियरिंग एडजस्टमेंट करते हैं, डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन लिवरेज एडजस्टमेंट करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आंसर डी हो गया, नॉट पूछा है ना, आंसर डी। 9 नंबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर 4 तरह का होता है। एक होता है आपका कॉस्ट सेंटर, एक होगा रेवेन्यू सेंटर, एक इन्वेस्टमेंट सेंटर और एक होता है आपका प्रॉफिट सेंटर। कॉस्ट सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट के लिए, रेवेन्यू सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है रेवेन्यू के लिए, इन्वेस्टमेंट सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉफिट सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट के लिए। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में नहीं आएगा, कॉस्ट सेंटर आएगा, रेवेन्यू सेंटर भी, इन्वेस्टमेंट सेंटर भी और एक प्रॉफिट सेंटर होता है। लेकिन लायबिलिटी सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में नहीं है। 4 ही तरह के होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो 9 का क्या हो गया, डी हो गया। 10 है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। ये तो आपको याद रखने होंगे, ऐसे इसका आंसर सी है। सेल, यहाँ देख लो, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन का सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन है, इसको मेमोराइज कर लेना। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है 11 नंबर, इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रॉफिट इज नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ सर्टिफाइड वर्क इज लेस देन। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हम पॉइंट लिख देते हैं। अगर सर्टिफाइड वर्क जो है लेस देन 1/4 हो, तो 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो पूरा का पूरा जो नॉशनल प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में। ये पहला केस। और अगर 1/4 से अधिक हो लेकिन 1/2 से कम हो, तब 2 जगह ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट का, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक वर्क इन प्रोग्रेस में। और अगर 1/2 से अधिक हो, यहाँ पे 1/4 से अधिक और 1/2 से कम, और यहाँ 1/2 से अधिक, तो इसमें भी 2 काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं और वर्क इन प्रोग्रेस में। लेकिन 1/4 से कम हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट में ट्रांसफर न होकर किस में ट्रांसफर होता है, वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे वही पूछा है, नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि पहला वाला केस हो जाएगा जब सर्टिफाइड वर्क जो है या वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम है। 1/4 को अगर परसेंटेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 25%। तो जब वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25% से कम हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं होता है, वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर होता है, आंसर बी। और अगर 1/4 से अधिक हो लेकिन 1/2 से कम हो तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में, दोनों में ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है, नॉशनल प्रॉफिट।
और अगर 1/2 से अधिक हो तब नॉशनल प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी और वर्क इन प्रोग्रेस दोनों में ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे कौन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा? जब वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम हो, यानी कि 25% से कम हो। तो बी आंसर बच्चों। ये बीकॉम पार्ट 3 कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते थे। 12 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड? इनमें से कौन सोर्सेज ऑफ फंड नहीं है? सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब समझो कि कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो कौन नहीं है? इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज करेगा तो पैसा आएगा, इनफ्लो हो गया, मतलब ये सोर्सेज ऑफ फंड है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो पैसा आएगा, ये भी इनफ्लो हो गया, ये भी आपका सोर्सेज हो गया। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो, यानी कि इसको कह सकते हैं यूजेज ऑफ फंड, यूजेज या अप्लीकेशन ऑफ फंड। तो कौन सा सोर्स नहीं है? तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या है? अप्लीकेशन ऑफ फंड है या यूजेज ऑफ फंड है? तो 12 का सी। 13 है, शेयर प्रीमियम अकाउंट किसके अंदर में दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो शेयर प्रीमियम अकाउंट है वो हेडिंग में दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दिखाएंगे? प्रॉफिट, लॉस होगा तो माइनस करके दिखाएंगे, और जितने भी रिजर्व होते हैं। तो शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंदर में दिखाया जाता है। 13 का सी आंसर। 14 हो गया, टैक्स ट्रीटमेंट ऑन बोनस शेयर इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस शेयर किसको इशू किया जा रहा है? इक्विटी शेयर पर। तो बोनस शेयर जब इक्विटी शेयर पर इशू किया जाए तो टैक्स ट्रीटमेंट का कोई प्रोविजन नहीं, नो टैक्स लायबिलिटी। 14 का आंसर हो गया ए। याद रखो कि बोनस शेयर जो इक्विटी शेयर होल्डर को इशू किया जाता है कंपनी की तरफ से, तो बोनस शेयर इशू करने के टाइम कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं, कोई टैक्सेशन नहीं। इसको पढ़ लो। व्हेन अ कंपनी इशूज बोनस शेयर टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर there is no tax liability at the time of issuance. Bonus share are issued by capitalizing the company's reserve. बोनस शेयर इशू करते हैं किसके द्वारा? तो कंपनी के रिजर्व के द्वारा, एंड दिस इज नॉट कंसिडर्ड अ टैक्सेबल इवेंट। और इशू करने के टाइम जब बोनस शेयर इशू होगा तो इशू करने के टाइम ये आपका कोई टैक्सेबल इवेंट नहीं है, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं। तो 14 का आंसर हो गया आपका ए, नो टैक्स लायबिलिटी। तो ये था हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन। तो ये था, और कॉस्ट आपका इस BSPSCL जूनियर अकाउंट्स कलर का डे 16। तो एग्ज़ाम आने वाला है, आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लोगे। थैंक यू।